हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू EWS। हम जो वॉइस पढ़ रहे थे, एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली क्या है, थोड़ा डिले हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया, बट आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा वो आपने देखा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। हमने पढ़ा वॉइस दो टाइप की होती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो ही क्या होता है, डूअर होता है। और पैसिव में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का जो डूअर है, जो एक्शन हो रही है, उसको परफॉर्म करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट ही होता है। और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होके कोई और होता है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव बनता है। तो ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव है ना, उनका ही पैसिव बनता है, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट होता है। और जनरली क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, क्या उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, वॉइस, इसका फिर मैं बता दे रहा हूँ कि हमने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है, दिख रहा है ना यहाँ पे। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ से समझ आएगा। वॉइस क्या होता है, ये भी मैंने बताया था कि वर्ब की फॉर्म जो ये बताए कि वेदर द सब्जेक्ट इज डूअर और नॉट डूअर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी। ये दो टाइप की होती है, ये मैंने बता दिया था। चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मोहन रोट ए पोएम। मोहन ने एक पोएम लिखी, कविता लिखी। ठीक है, मोहन रोट ए पोएम। अब यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अब ये कैसा सेंटेंस है, एक्टिव या पैसिव? अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रोट वर्ब है, इसका डूअर कौन है, लिखने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मोहन कर रहा है। और मोहन ही इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट किसी वर्ब का डूअर हो जाए तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, एक्टिव सेंटेंस। काम कौन कर रहा है, मोहन क्या काम कर रहा है, पोएम लिखने का। ठीक है, जब हम इसको पैसिव बनाते हैं ना, तो एक जनरल सा ऐसा माना जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। हर सेंटेंस में, हर टाइप के सेंटेंस में ये लॉजिक नहीं लगेगा, बट ज़्यादातर में यही होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या मोहन क्या लिख रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। और जो वर्ब है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बनेगा तो क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा क्या चेंज होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। बस एक छोटी सी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ए पोएम। एक पोएम हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। मोहन क्या था, सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब वो वर्ब में क्या चेंजेस करने हैं, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस लिखा हो, जब उसका पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, वाज या वर्ब का यूज करते हैं। तो पोएम क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज या वर्ब में से कौन सा यूज करते हैं, वाज। ए पोएम वाज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म। और जो हमारा ऑब्जेक्ट मोहन है, उससे पहले एक प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं, बाय। ठीक है, और ये हमारा बदल गया पैसिव। ध्यान रखना क्या किया हमने, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको तो हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको बना दिया सब्जेक्ट। और वर्ब क्या, कौन सी फॉर्म में थी, सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं
तो वाज या वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये स्ट्रक्चर एक्टिव था और ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पैसिव। क्या इनका मीनिंग बदला, नहीं बदला। ये छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी थी, क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता, बस इसकी स्ट्रक्चर बदल गई। देखने में ये अलग अलग मतलब दूसरे टाइप का लग रहा है कि ये जो मोहन यहाँ लिखा था वो एंड में आ गया, बाई भी आ गया, वर्ब भी में भी बदलाव हो गया और जो सब्जेक्ट था वो भी बदल गया, बट इसका मीनिंग सेम है अभी भी जो पहले था। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब था मोहन ने एक कविता लिखी, यहाँ पे इसका मतलब हो गया एक कविता मोहन के द्वारा लिखी गई, पर जो बात बोली जा रही है वो सेम टू सेम है। ठीक है, ये इसका हो गया पैसिव। अब ये क्या था कि ये हमारा जो सब्जेक्ट था ना मोहन, वो क्या था, नाउन था। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट था, ये भी हमारा नाउन है। पोएम किसी का नाम है, मोहन किसी का नाम है, तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो नाउन था तो वो नाउन ही रह गया और उसमें कोई बदलाव भी नहीं आया। और जो सब्जेक्ट बनाया और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया तो वो भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पर अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, ही admires them का, ये दूसरा सेंटेंस देखो ध्यान से समझना, उसमें क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों नाउन थे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन। अब देखो देम भी क्या है, प्रोनाउन, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और वर्ब क्या है, एडमायर्स। अब देखो अगर आप पहचान पा रहे हो तो ही के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखी है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम बदलते हैं पैसिव में, वो डिटेल में हम समझेंगे कि कौन सा टेंस होगा तो कैसे बदलें। बस मैं एक बार आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिससे ये पता चले कि प्रोनाउन को बदलते कैसे हैं, और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रोनाउन को जब बदलते हैं तो उसमें क्या चेंज करते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि जब नाउन होता है तो वो एज इट इज आ जाता है, नाउन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में वही आ गया, नाउन ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में वही आ गया। अब प्रोनाउन में क्या होता है, वही काम करना है, ये तो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, और वर्ब को थोड़ा सा बदल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देम क्या है हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउन क्या होता है, उस प्रोनाउन का, हर एक प्रोनाउन का अपना सब्जेक्टिव केस होता है और अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ देम, तो जब इसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे ना तो यूज करेंगे दे। ठीक है, दे। और ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हिम। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारी आती है वर्ब की बारी। वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है क्या, एडमायर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी कोई सेंटेंस लिखा है तो उसकी वर्ब में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, वो बताएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, प्लूरल, दे लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इज एम आर में से क्या आएगा, आर, दे आर। अब एडमायर की पैसिव में हमेशा ध्यान रखना, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होती है पैसिव स्ट्रक्चर। अब बी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग, और ये बेस फॉर्म खुद है ही। तो आर लगेगा बिकॉज ऑफ दे आर, और एडमायर की थर्ड फॉर्म दे आर एडमायर्ड, और उसके बाद वही बात, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाय प्रेपोजिशन। ठीक है, ये बन गया हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। ये हमारा था एक्टिव, ये हमारा बन गया पैसिव। अब ध्यान रखना कि
जब प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो उसको बदलते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह आता है। जब ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। अब ये हिम जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये छोटी छोटी बातें लिख लो। अब हम समझते हैं कि प्रोनाउन कौन सा हो तब कौन सा सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ये बातें हम समझ लेंगे। अभी एक बार इसको आप लिख लो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। समझते हैं चेंजेज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं, होता क्या है, प्रोनाउन के अपने सब्जेक्टिव केस होते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो पहले सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? जो हमारे प्रोनाउन हैं 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, आई और वी। जब हमें सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन को यूज करना पड़ता है तो हम क्या कर लिखते हैं, या तो आई लिखते हैं और प्लूरल लिखना होता है तो वी लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी और वी का हो जाता है अस। ठीक है, सेकंड पर्सन होती है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन एक ही होता है, यू। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। अब आई का प्लूरल क्या होता है, वी। यू का देखो सिंगुलर और प्लूरल खुद यू ही होता है। सिंगुलर का यूज करना है यू, मतलब सिंगुलर की तरह सेकंड पर्सन को यूज करना हो तब भी यू लिखेंगे, और प्लूरल की तरह लिखना हो तब भी यू ही लिखेंगे। अब इन तीनों का ना, ही का प्लूरल क्या होता है, दे। सी का प्लूरल भी क्या होता है, दे। और इट का प्लूरल भी क्या होता है, दे। इन तीनों का प्लूरल यही होता है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अभी हमने यूज किया था, हिम। सी का हर, इट का इट ही रहता है, और दे का अभी हमने लिखा था देम। ठीक है, ये हमारे प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं। अगर हमें प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना हो तो इनमें से यूज करेंगे, और सब्जेक्ट की जगह लिखना हो तो इनमें से यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं यह बात समझा देता हूँ। वी रोट ए लेटर। इधर तो आएगा नहीं, थोड़ा मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लिख लेना। अब देखो, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है। हमने लेटर लिखा, किसको लिखा, हिम को लिखा। क्या लिखा, लेटर लिखा। जो वर्ड का रिप्लाई होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखे हैं। आप उनको ध्यान से समझोगे तो आपको ये बातें सारी समझ आएंगी। अभी सारी बातें यहाँ पे बताने लग जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। जब इसको पैसिव बनाएंगे ना तो इसको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट और इसको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो जब वी को एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, अस। ठीक है, बाई एस करके लिखेंगे। बाकी हम धीरे धीरे जब इनको पैसिव में बदलना सीखेंगे, हर एक टाइप को सीखेंगे तो समझ लेंगे। पर करेंगे क्या, जो वी है यहाँ पे सब्जेक्ट है, जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई प्रोपोजिशन का, और ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा अस। ठीक है, ये बात भी लिख लो आप। इसके बाद हम समझते हैं टेंसेज में जो वर्ब होती है, वर्ब में क्या चेंज होता है। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ।
चेंजेस इन वर्ब लिखो। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस समझेंगे हम। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लिखी हुई है कोई, तो उसमें जब पैसिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा तो उसकी वर्ब लिखी होगी, तो उसको जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की फॉर्म में क्या बदलाव करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस लिखा है, जब उसका पैसिव बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वे बेस फॉर्म, और सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इज, एम या आर, इनमें से एक यूज करेंगे। इज कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। एम कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट आई होगा। आर कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और उसके बाद वर्ब की, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा है, उसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब लिखेंगे इज, एम, आर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो। और पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस लिखा है तो इज, एम, आर की जगह वाज वर्ब। वाज कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। वर्ब कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा है तो विल देखो लिखा होगा या शैल लिखा होगा, इन दोनों में से किसी न किसी का यूज होगा। अब एक्चुअल में ये क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। मॉडल कहीं भी लिखा हो तो वर्ब की बेस फॉर्म, तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आनी है तो बी की फॉर्म लिखेंगे बी, ये हमारी क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म, और जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म। ये हो गया इंडेफिनिट का केस। अब कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, अब क्यों नहीं बनता है, अगर ये बात आपको समझनी है तो एक बार कमेंट छोड़ देना कि क्यों नहीं बनता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा क्यों नहीं बनता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बी की फॉर्म पहले से लगी होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर का यूज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर का यूज होता है। तो इसके साथ क्या करते हैं, इज, एम, आर पहले से लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज, एम, आर तो लगा होता ही है ना। उसके बाद लिखेंगे बीइंग, तो आप इसको तो मिटा दो क्योंकि ये पहले से होता है, तो बीइंग लिखा हो, जो बी की फॉर्म होती है आईएनजी वाली होती है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इज, एम या आर, जब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना कंपलसरी होता है। तो मैन पैसिव बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर चाहिए होता है, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव में क्या चाहिए होता है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, और कॉन्टिन्यूअस में क्या चाहिए होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, ना तो इज, एम, आर को हटा सकते हैं, ना आईएनजी फॉर्म को हटा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस आई बी को यहाँ पे आईएनजी बना के लिख देते हैं बीइंग। समझ आया। और ये जो पैसिव में ये होता है, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है, तो कॉन्टिन्यूअस भी रह जाएगा और पैसिव भी बन जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो बी की फॉर्म है इसको यहाँ लिख देंगे आईएनजी बना के, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, वो यहाँ पे देखो फुलफिल हो गया। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी रह गया। तो इस ऐसे ही इसको बना देते हैं। अब यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले से हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। तो वाज वर्ब तो हाथ पे लिखी होती है, और उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे पहले देखो, चाहो तो आप लिख दो, वाज और वर लिखी होंगी पहले से, तो उनको हटाना नहीं है। और इसके साथ क्या लिखा होगा, इज, एम या आर में से कोई एक लिखी होती। ठीक है,
अब समझ लेते हैं परफेक्ट में। फिर वही बात, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? अगर आपको ये बात जाननी है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, पहले से हैज या हैव लगा होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगा होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, ये तो होता है परफेक्ट में। पैसिव में हमें क्या चाहिए? पैसिव में हमें चाहिए बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको कैसे बदलेंगे? देखो, हैज या हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब आए हों कहीं भी, हैज या हैव कहीं भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। तो इनको हटाएंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, हमें तो ये स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हैज और हैव के बाद बी की फॉर्म लिख देंगे, और बी के बाद हैज और हैव के बाद आनी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारा दोनों वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई कि हैव के, हैज और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे हैड होगा तब भी। और पैसिव में क्या होता है? बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव भी बन गया और ये परफेक्ट भी रह गया। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? हैज हैव लिखा होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी को बनाना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में क्या होगा? हैज हैव के जगह हैड लिखा होगा, उसकी जगह बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे हैज या हैव होगा, ठीक है, और यहाँ पे हैड होगा। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? अब फ्यूचर परफेक्ट में देखो, फ्यूचर में विल और शैल मॉडल का यूज होता है। ठीक है। अब विल और शैल के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये क्या है? मॉडल। जब वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है और हमें तो इसको पैसिव, और उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट की अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, हैव या शैल हैव। तो हैज या हैव में से बेस फॉर्म कौन सी है? हैव बेस फॉर्म है, तो इसके बाद हैज कभी नहीं आता, ना हैड आता है, तो यहाँ पे क्या आता है? हैव आता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा इधर में देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है? हमें तो बनानी है पैसिव, तो ना तो हम हैज हैव को हटा सकते, हैज तो आएगा ही नहीं क्योंकि मॉडल लिखा है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म ही आनी है, ये बेस फॉर्म है, ध्यान रखना। और ना थर्ड फॉर्म हटा सकते हैं, और हमें बी को इसमें बीच में घुसाना है, तो क्या करेंगे? विल या शैल, ये तो आना ही है। इसके बाद कभी भी थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म कुछ लिख नहीं सकते, लिख क्या पाएंगे? सिर्फ बेस फॉर्म। अब ये जो जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, तो थर्ड फॉर्म किसको बनाएंगे? बीन को, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और इससे पहले क्या लिखा होगा? विल या शैल लिखा ही होगा। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। अब आ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो तीनों होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उस तीनों के भी नहीं बनते हैं। बस हमें जो टेंस बदलना होता है ना, एक्टिव से पैसिव में 3, 2, 5 और 3, 8, 4 टेंसेज के नहीं बनते हैं। फ्यूचर में 2, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट और पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके पैसिव नहीं बनते। ठीक है। अब क्यों नहीं बनते, अगर ये बात भी आपको जाननी है तो एक बार कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।
मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होगी। ठीक है, इनको आप एक बार नोट कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब हम क्या करेंगे, अब हम इन पे एग्जांपल करेंगे। अलग अलग जो सेंटेंसेज हमारे होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस, फंक्शन के बेस पे 5 होते हैं। ठीक है, अब पांचों के हम उनके कैसे पैसिव बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर एक टेंस पे कुछ एग्जांपल लेंगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रूल ये जो हमने पढ़े हैं इनको कम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं फॉलो नहीं करते, बट कुछ चीज़ें उनमें बदल जाती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल वर्ब्स भी होती हैं, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।